नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां राजेश ठाकुर मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी से। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी से राजेश ठाकुर मिलने पहुंचे हैं। चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी साथ में मौजूद है। गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर भी साथ में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां राजेश ठाकुर मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी से। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मिलने पहुंचे हैं और चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी साथ में मौजूद है। गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर भी साथ में मौजूद है। तो बताते चले कि पहली बार दिल्ली में मिलने पहुंचे हैं राजेश ठाकुर राहुल गांधी से। तो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली में राजेश ठाकुर मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी से। चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी साथ में मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो गीता कोड़ा, बंधु तिर्की और जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर मिलने साथ में मौजूद हैं राजेश ठाकुर के। तो दिल्ली से खबर, जहां राजेश ठाकुर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे और बताते चले कि चारों कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर भी साथ में मौजूद हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से झारखंड में एक बड़ा फेरबदल भी, झारखंड कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल भी हुआ है। चार कार्यकारी जो अध्यक्ष है उन्हें मनोनीत भी किया गया है। आशान्वित हैं कि राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में हम एक मजबूत संगठन बनाएंगे। ईमानदार और जमीनी और पुराने कार्यकर्ताओं को संगठन में स्थान मिलेगा। जन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करेगी और हमको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे हैं वो तो अधिक जानकारी के लिए झारखंड कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मनोज जी, जानना चाहेंगे, हालांकि झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजेश ठाकुर पहली बार राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं दिल्ली। इस मुलाकात के क्या मायने हैं? हुआ है और राजेश ठाकुर को जो प्रदेश कांग्रेस की कमान दी गई है उसको लेकर के, तो ये एक तरह से कहा जाए तो 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों की बात है। और जो पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह जो चल रहा है पिछले कई दिनों से, उसको पाटने की एक कोशिश है जो आलाकमान के द्वारा की गई है। और अभी जो जानकारी मिल रही है दिल्ली से कि राजेश ठाकुर और बाकी जो 4 नए जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो सभी राहुल गांधी से मिलने गए हैं। तो ये शिष्टाचार मुलाकात है। इस मुलाकात में ये सारे लोग जो हैं आभार प्रकट करेंगे और जो राहुल गांधी की तरफ से जो दिशा निर्देश मिलेगा कि किस तरीके से प्रदेश के पार्टी को चलाना है, उसके हिसाब से वो आगे काम करेंगे। जहां तक राजेश ठाकुर के ताजपोशी की बात है तो ये उनके लिए कांटों भरा ताज होगा, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कई गुटों में बटा हुआ है और हर गुट जो है बीच बीच में जो है अपनी अपनी दावेदारी पेश करता है। और जो उसका एक उदाहरण इस रूप में देखा जा सकता है कि अगर पिछले 2 प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल को देखें तो कोई भी जो कार्य समिति का गठन की बात है वो पूरी तरीके से नहीं कर पाया। कार्य समिति का गठन जो है वो आधा अधूरा हुआ रहा और वो पूरा नहीं हो पाया। उसके पीछे जो थी बात वो यही थी कि प्रदेश कांग्रेस में अंतर्कलह जो है वो काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे स्थिति में राजेश ठाकुर और जो चारों बिल्कुल मनोज जी, एक बात और जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो आज झारखंड कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जिसमें 4 कार्यकारी हैं जो मनोनीत किया गया है। तो अगर देखा जाए तो जिसमें जो नाम शामिल है, अगर गीता कोड़ा है, बंधु तिर्की है, जलेश्वर महतो है, शहजादा अनवर है,
तो ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस में जो गुटबाजी है, तो क्या लगता है इसमें क्या इस गुटबाजी को हवा मिलेगी या नहीं? हम बात करेंगे तो जो खाका खींचा गया है और सारे लोगों को अगर देखें तो राजेश ठाकुर स्वर्ण वर्ग से आते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है स्वर्ण को। वहीं दूसरी तरफ जो है गीता कोरा और बंधु तिर्की जो है वो आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो आदिवासी समुदाय को भी साधने की कोशिश की गई है, जो कि असंतुष्ट जो है वो सध्या इनसे। और इसके साथ ही जो है शहजादा अनवर को अल्पसंख्यक के रूप में भी शामिल किया गया है और एक जो है पिछड़े वर्ग से भी शामिल किया गया है। तो ये जो खाका बनाया गया है, जो पांचों लोगों को जो शामिल किया गया है, तो इसमें इन सारी चीजों की कोशिश की गई है जो अंतरकलह है वो जो है वो पूरी तरीके से शांत हो जाए और हर तबके को साथ लेकर चलने की बात इसमें नजर आ रही है। हालांकि ये कितना सफल हो पाएगा और ये लोग किस तरीके से जो असंतुष्ट है, जो गुट है, जो बीच बीच में रह करके सारे लोग जो अपनी अपनी गुट के लोगों को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे रहते हैं और उसको लेकर के पार्टी को नुकसान पहुंचता है। और हम अगर लगातार पिछले कुछ सालों को देखें तो उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। कई जगह जो है पार्टी के जो प्रत्याशी है वो विपक्ष की वजह से कम और अपने ही अंतरकलह की वजह से ज्यादा हारने की बात सामने आई है। तो इन सारी चीजों को लेकर के तो एक तरह से कहा जाए कि राजेश ठाकुर के सर पे कांटो भरा ताज है, इन सबको साधने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ कुछ जो कांग्रेस से जो नेता बाहर चले गए थे उन लोगों को भी राजेश ठाकुर के सामने एक चुनौती होगी, उनसे भी बातचीत चल रही कि उन सबको वापस लाया जाए। जैसे सुखदेव भगत है, मनोज यादव है, जो कद्दावर नेता रहे हैं और पिछले दिनों किसी न किसी वजह से पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों में चले गए, उन सबको समेटने की कोशिश जो होगी हमारे समझ से ये राजेश ठाकुर के लिए एक चुनौती होगा और इससे किस हद तक खड़े उतर पाते हैं आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल मनोज जी, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो खबर में आगे बढ़ेंगे। वहीं राजेश ठाकुर को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कांग्रेस में नई जिम्मेदारी मिली है वो जमीनी स्तर के नेता हैं, जिसका फायदा पार्टी को मिलेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पार्टी में नए लोगों को जगह मिली है, इससे पार्टी और मजबूत होगी। आशान्वित हैं कि राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में हम एक मजबूत संगठन बनाएंगे। ईमानदार और जमीनी और पुराने कार्यकर्ताओं को संगठन में स्थान मिलेगा। जन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करेगी और हमको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे हैं वो संगठन के दृष्टि से, राजहित के दृष्टि से, जनहित के दृष्टि से खड़े उतरेंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। नए लोगों को मौका दे रही हैं, नई व्यवस्थाओं को लागू करने का काम कर रही हैं। राजेश ठाकुर एक अच्छे सरल स्वभाव के नेता हैं, अच्छे विचारवान व्यक्ति हैं। मुझे पूरी उम्मीद है उनके नेतृत्व में और जो टीम बनी है, आदरणीय गीता कोड़ा जी, बंधु तिर्की जी, शहजादा अनवर जी और हमारे जलेश्वर महतो जी के नेतृत्व में जो टीम बनी है, राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में बेहतर काम करेगी और झारखंड में कांग्रेस का जन आधार। और राजेश ठाकुर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेसियों में भी खुशी देखी जा रही है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे ने उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी है। झारखंड के तो बहुत खुशी की बात है। वो लोग हमारे यूनियन के भी, वो लोग हमारे यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राजेश ठाकुर जी, आलोक दुबे जी, ये दोनों आदमी। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यूनियन के लोग बहुत काफी तरक्की पर जा रहे हैं, इसलिए मैं खुशी जाहिर कर रहा हूँ। और वो सबको लेके चलेंगे, पार्टी को, संगठन को आगे बढ़ाने में जितना मदद की जरूरत पड़ेगी उनको मिलेगा और वो करे। सरायकेला से खबर, जहां 10 लाख के नामी नक्सली का सरेंडर है। बता दें कि महाराज प्रामाणिक के सरेंडर होने की सूचना है। सरायकेला में सरेंडर करने की
सूचना मिल रही है। वहीं भाकपा माओवादी से यह प्रामाणिक जुड़ा था। संगठन ने कुछ दिनों पहले बाहर किया था। तो सरायकेला से जहां 10 लाख इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। हालांकि बता दें कि महाराज प्रामाणिक के सरेंडर होने की सूचना मिल रही है। सरायकेला में सरेंडर करने की सूचना मिल रही है, जहां बताते चले कि भाकपा माओवादी से प्रामाणिक जुड़ा हुआ था। संगठन ने कुछ दिनों पहले ही बाहर किया था महाराज प्रामाणिक को। तो सरायकेला से खबर, जहां 10 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। हालांकि महाराज प्रामाणिक के सरेंडर की सूचना मिल रही है। सरायकेला में सरेंडर करने की सूचना सामने आ रही है, जहां भाकपा माओवादी से महाराज प्रामाणिक है वो जुड़ा हुआ था। संगठन ने कुछ दिनों पहले ही बाहर किया था महाराज प्रामाणिक को। झारखंड में 2021 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की असफल हुए विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सितंबर में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा में 34,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में असफल हुए हैं। इस परीक्षा के मद्देनजर राज्य समेत राज्य के कई जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सफलतापूर्वक परीक्षा के आयोजन को लेकर सभी तरह की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। हालांकि कोरोना महामारी के मद्देनजर झारखंड सरकार की ओर से कई राज्यों के तर्ज पर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का परिणाम इंटरनेट बता दें कि हालांकि झारखंड के इतिहास में यह पहली बार परीक्षा का परिणाम बेहतर हुआ है। 9वीं और 12वीं को यानी आधार बनाकर परीक्षार्थियों को प्रमोट किया गया है और उसके बावजूद मैट्रिक में 17,647 जो परीक्षार्थी हैं वो असफल हुए हैं, जबकि इंटर में तीनों संख्याएं मिलाकर कुल असफल परीक्षार्थियों की संख्या 34,000 से अधिक है। लेकिन 22,000 असफल अभ्यर्थियों ने विशेष परीक्षा देने के लिए आवेदन दिया है। देखिए, जैसे एग्जाम लेने की बात हो रही है तो जो हम लोगों को स्टूडेंट दिए जाएंगे और जो हम लोगों को गाइडलाइन दिया जाएगा, ऐसे तो कोरोना का गाइडलाइन जो अभी चल रहा है कि डिस्टेंस में बच्चों को बैठाना है, मास्क का प्रयोग करना है और सैनिटाइजेशन के रूम्स को भी सैनिटाइज करना है। और बच्चे भी जब क्लास में आते हैं तो उनको उनके हाथ को सैनिटाइज कराया जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जो कि हमारे साथ लाइव चैट पे। संदीप, देखा जाए तो जिस तरह से मैट्रिक और इंटरमीडिएट में जो छात्र है, विद्यार्थी जो असफल हुए थे, उसकी दोबारा परीक्षा की अगर बात की जाए तो जैक की तरफ से कब वो परीक्षा की तिथि है वो निर्धारित की जाएगी? जी, जिस तरह से इस बार की यदि बात करें तो कोरोना की वजह से जो मैट्रिक और 12th का रिजल्ट जो जारी हुआ था, हालांकि रिजल्ट अच्छा हुआ था, जो प्रतिशत था वह काफी अच्छा हुआ था, उसके बावजूद भी लगभग 34-30 हजार से ऊपर जो विद्यार्थी थे वे असफल हुए हैं। और उन असफल छात्रों ने जैक की जो मूल्यांकन पद्धति थी उस पर सवाल उठाया था और काफी दिनों तक आंदोलन जैक कार्यालय के बाहर छात्रों ने किया था। उसमें ऐसे छात्र शामिल हुए थे जो इस पूरे परीक्षा में असफल हुए थे और कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन का आरोप वे जैक पर लगा रहे थे। और जैक के द्वारा अब इस जो चीजें हैं या फिर जो विरोध था उसको देखते हुए उन छात्रों के लिए परीक्षा फिर से लेने के लिए तैयार है जैक, जो मैट्रिक और इंटर का जो कंडक्ट कराती है जैक के द्वारा एग्जाम। तो अब जैक की ओर से उन छात्रों के लिए एक मौका दिया जाएगा ताकि वे इस परीक्षा में शामिल होके यदि जो भी फेल छात्र हैं जो उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था जैक पर कि मैट्रिक का यदि एग्जाम की बात करें तो 9th का जो मूल्यांकन हुआ था, 9th के मूल्यांकन के अनुसार उनको 10th में प्रमोट किया गया था। वहीं यदि 12 इंटर की बात करें तो 11th में जो उनका मार्क्स आया था उसके आधार पर उनको 12 में प्रमोट किया गया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए जैक ने निर्धारित किया है कि आगामी दिनों में उनका एग्जाम फिर से लिया जाएगा
तो ऐसे में उन छात्रों के लिए यह एक सुनहरा मौका है जो इस एग्जाम में फेल हुए थे और वे फिर से एक बार एग्जाम देके उत्तीर्ण होने के लिए उनको एक मौका दिया जा रहा है। जी बिल्कुल संदीप, अगर देखा जाए तो काफी संख्या में जो छात्र हैं वो जो असफल हुए परीक्षा में, हालांकि उनके दोबारा परीक्षाओं को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरह की तैयारी की गई अगर परीक्षा केंद्रों की बात की जाए तो? जी यदि जैक की बात करें तो इसको लेके वे अपने अधिकारियों के साथ लगातार बैठक की है और उसके बाद जितने स्टूडेंट इसमें असफल हुए हैं उनके आधार पर हर एक जिले में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और उन परीक्षा केंद्रों पर उनका एग्जाम लिया जाएगा। और जिस तरह से यदि कोरोना की बात करें तो कोरोना में खासकर जो सुरक्षा के मापदंड है या फिर जो उचित दूरी का पालन करना है तो उन सभी पहलुओं पर विचार कर रही है जैक। उसके अनुसार जो भी परीक्षार्थी होंगे अपने परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें रूम में बैठाया जाएगा और सफलतापूर्वक कर सकते हैं जो एग्जाम है जैक के मार्फत जो उन छात्रों का एग्जाम लेना है उसे लिया जाएगा। जी बिल्कुल संदीप, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य भर की रसोइया संयोजिका संघ अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर सीएम आवास का घेराव करने मोराबादी मैदान से निकली, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत रांची पुलिस ने आंदोलनकारियों को मोराबादी मैदान के पास रोक दिया, जिसके बाद 5 सदस्य की टीम को मांग पत्र के साथ मुख्यमंत्री आवास भेजा गया। बता दें कि रसोइया संघ पिछले 3 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है और उनके प्रमुख मांगों में राज्य भर से हटाए गए रसोइया संयोजिका को वापस रखने की मांग और जिन पर केस हुआ है उस पर से केस हटाने की मांग कर रहा था और साथ ही मजदूरी 400 से करने की मांग, रसोइया का मानदेय यानी कि 10 माह के जगह 12 माह करने की मांग की गई है और इसके अलावा रसोइया संयोजिका का भुगतान नहीं हुआ है और उन्हें जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की गई है। अगर इसमें भी सरकार गंभीर नहीं होती है तो आगे हम लोग सिर्फ देखिए, हमारा तो सिर्फ काम यही है ना कि हम आंदोलन के जरिए से ही अपनी मांग को ले सकते हैं। सरकार से हम तो लाठी लठोबल नहीं चला सकते हैं, भलो सरकार हमारे ऊपर लाठी लठोबल चला सकती है। जी सीएम आवास क्या रहेगा आंदोलन में? आगे हमारी जब अगर हमारी मांग को नहीं दी जाएगी, हमें हमसे अभी वार्ता नहीं करेंगे सरकार, तो हम लोग मानसून सत्र में भी आंदोलन करेंगे और अपनी मांग को लेकर के रहेंगे। अन्यथा जब सरकार की जब चुनाव का समय आएगा उस समय हम लोग फिर विचार करेंगे। जिस तरह से रघुवर सरकार को हम लोगों ने हटाने का काम किया उसी तरह से ये सरकार भी हटेगी अगर हमारी मांग को नहीं दिए। तो रांची से खबर जहां बता दें कि रसोइया संयोजिका संघ का प्रदर्शन देखने को मिल रहा। अपनी 15 सूत्रीय मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव करने मोराबादी मैदान से निकले, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत रांची पुलिस ने आंदोलनकारी को मोराबादी मैदान के पास ही रोक दिया। हालांकि जिसके बाद 5 सदस्य की टीम को मांग पत्र के साथ मुख्यमंत्री आवास भेजा गया है और लगातार अगर देखा जाए तो पिछले 3 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर लगातार रसोइया संघ आंदोलन कर रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता नैयर जुड़ चुके हमारे साथ फोन पे। नैयर, लगातार अगर देखा जाए तो रसोइया संयोजिका संघ के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है विभिन्न मांगों को लेकर, तो क्या लगता है कि ऐसे में कब तक इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर ऐसे ही ये आंदोलन करते रहेंगे? देखिए, यह आंदोलन विगत रसोइया संघ के द्वारा 5 वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन इससे पूर्ववर्ती जो सरकार रघुवर सरकार थी उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण उसका जो उनकी जो मांगे थी तो पूरी तरह से पोस्टपोन ही रहा। और इस सरकार में आने के बाद जो ये लोगों को काफी विश्वास था कि हेमंत सरकार आएगी तो उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हर आंदोलन में जेएमएम का भी समर्थन रहा करता था जब रघुवर सरकार की सरकार थी। लेकिन विगत 2 वर्ष हो जाने के बाद भी जेएमएम सरकार के द्वारा इन लोगों की जो 15 सूत्री जो मांग है उनको पूरी ना होते हुए देख ये लोग आंदोलन पे उतर आए हैं, क्योंकि इनकी जो मांग है, प्रमुख मांग है कि जो 66 रुपया प्रतिदिन जो दिया जाता था वो काफी है। केरल की तर्ज पर 400 रुपये की डिमांड की जा रही है और पिछले सरकार के द्वारा जो रसोइया संघ के द्वारा आंदोलन किया गया था उस पर केस किया गया था, उस केस को हटाने की भी मांग है और जो बहुत से रसोइया संघ को सस्पेंड भी कर दिया गया था उसे नियमित करने की मांग और जितने रसोइया संघ अभी जो अनुबंध पर काम कर रहे हैं
उसे नियमित करने की मांग को लेकर ये लोग वर्षों से आंदोलनरत है। और इस सरकार से उन्हें आशा थी कि ये सरकार होने के बाद उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ध्यान नहीं देने के कारण बिल्कुल नैयर, तो देखना होगा आखिर कब तक इन रसोइया संयोजिका संघ की जो प्रदर्शन जारी है इसको लेकर कब तक राज्य सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया नैयर। तो राज्य में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आविश सतीश और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद समीर उरांव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए और इस बैठक में संगठन को और भी मजबूत करने की तैयारी पर चर्चा की गई। अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश का प्रदेश कार्य समिति बैठक संपन्न हो रही है। समय समय पर संगठन भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चाओं का कार्यकर्ताओं का बैठक करा करके कई प्रकार के संगठनात्मक संरचनाओं को दुरुस्त करना होता है। समय पर जो है उस समय के समसामयिक राजनीतिक जो परिस्थितियां होती है उस पर चर्चाएं होती है। और हमारे इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और जनजातियों के लिए कई प्रकार के विकास के रचनात्मक आयामों के माध्यम से योजनाएं प्रारंभ हो। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नए निवेशकों और उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे, जिसे लेकर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधते हुए कहा कि जिस राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, उस राज्य में कौन उद्योगपति इन्वेस्ट करने के लिए आगे आएगा। राज्य में अगर लोग ही कहीं सुरक्षित नहीं हो, चोरी डकैती हत्या अपहरण और लूट मची हो और वो भी सरकार की ओर से कराया जा रहा हो और हम ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सत्ता में बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा कि उनके जो विधायक लोबिन हेम्ब्रम उन्होंने बताया कैसे पत्थर की बालू की कैसे चोरी हो रही है और सरकार के संरक्षण में पुलिस पकड़ती है या माइनिंग वाले पकड़ते हैं तो उसको छुड़वाया जाता है। उनके भाभी ने भी कहा था, तो सारे बिल्कुल स्पष्ट है। पुलिस के जुल्म तो रोज आप देख रहे हैं आप सब लोग। तो ऐसी अगर राज्य में स्थिति रहेगी, लॉलेस रहेगा, तो कौन यहाँ इन्वेस्ट करेगा भाई? कौन अपनी जान को यहाँ गंवाएगा? कोई आप कभी पाकिस्तान जाने के बारे में सोचते हैं क्या? अफगानिस्तान जाने के बारे में सोचते हैं क्या? दो लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ पूंजी निवेश करते हैं? वही निवेश करते हैं जहाँ अमन चैन हो, जहाँ उसके जीवन की सुरक्षा हो, जहाँ वहीं रोजगार पनपता है, वहीं लोग पूंजी निवेश करते हैं। तो पहले झारखंड सरकार को यहाँ पर अमन चैन लाना चाहिए। राज्य प्रेस क्लब में एक पहल स्वयंसेवी संस्था की ओर से फ्रंटलाइन वॉरियर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। वहीं अतिथि के रूप में पूर्व कप्तान भारतीय महिला हॉकी टीम की अंशुता लाकड़ा भी मौजूद रही और इस अवसर पर कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले लोगों को स्वास्थ्य मंत्री ने शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे तो उस वक्त हमारे कोरोना वॉरियर ने लोगों की मदद की, जिनके लिए उनको यह सम्मान दिया जा रहा है। आया था तो थोड़ा सा हम लोग उस समय सब लोग सतर्क भी थे और अनजाने थे, इसलिए अपनी सुरक्षा के प्रति ज्यादा जिम्मेवार थे। लेकिन जब दूसरी दस्तक आई, दूसरी दस्तक इतनी भयावह थी और ये विभीषिका ऐसी विभीषिका थी कि हम लोगों को समझने का मौका नहीं दिया कि ये लौट के किस तरीके। राज्य में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में 26 और 27 अगस्त को केंद्रीय कार्यालय में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में आजसू पार्टी के सभी जिला, बता दें कि प्रखंड प्रभारी भी शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष और दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल के जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष के साथ प्रखंड प्रभारी के साथ केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें पार्टी के विस्तार और नए पदाधिकारियों का प्रशिक्षण देने को लेकर चर्चा की गई।
हम लोग जनता के पास गए, हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार में आने से पहले वर्तमान महागठबंधन के लोग जो घोषणा किए थे कि पहला कैबिनेट में हम पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण देंगे। पहला कैबिनेट तो कब बीत गया, साल बीत गए। को लगता है कि सरकार इन विषयों को भूल गया। इसको स्मरण दिलाने के लिए लोगों ने स्मरण पत्र के माध्यम से चिट्ठी भेज रहे, इसको मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। गढ़वा में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है और एक अधिकारी की मां को भी योजना का लाभ दिया गया है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला रंका प्रखंड के भौरी गांव का है और इस गांव में मौजूद है एक अधिकारी की मां कमला देवी के नाम पर बिना मांगे पीएम आवास स्वीकृत हो गई है। और हद तो तब हो गई जब इस योजना के नाम पर दो बार अवैध पैसे की निकासी भी हो गई है। और इसकी जानकारी जब अधिकारी के भाई शंभू को मिली तब उन्होंने इसकी तहकीकात की और पाया कि उसके मां के नाम से पीएम आवास आया था और बिचौलियों बिना दस्तखत के ही 2 बार में 40,000 और 50,000 रुपए की निकासी कर ली। अधिकारी के भाई ने कहा कि मैं पीएम आवास क्यों मांगूंगा, जबकि मेरा भाई अधिकारी है और कुछ लोग परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।